12 अगस्त 1985 जापान एयरलाइन का प्लेन फ्लाइट 123 टोक्यो के हनीडा एयरपोर्ट से शाम के 6:12 पर टेक ऑफ करती है। ये एक डोमेस्टिक शेड्यूल फ्लाइट है जिसे सिर्फ 54 मिनट का डिस्टेंस तय करते हुए जापान के ओसाका एयरपोर्ट पर लैंड करना था। इस प्लेन में 3 पायलट्स हैं, जहां एक तरफ 49 साल कैप्टन मसामी ताकाहामा है जिनके पास 12,400 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। यानी ये काफी एक्सपीरियंस्ड पायलट है, लेकिन ये आज फर्स्ट ऑफिसर की सीट पर बैठेंगे क्योंकि 39 साल फर्स्ट ऑफिसर युताका सासाकी के लिए ये एक तरह का एग्जाम है। आज की फ्लाइट के बाद युताका सासाकी एक पूरी तरह से कैप्टन बन जाएंगे। और लास्ट में 46 साल फ्लाइट इंजीनियर हिरोशी फकुदा भी इस प्लेन में मौजूद है। ये फुली लोडेड बोइंग 747 प्लेन है जिसमें 524 पैसेंजर्स सवार थे। टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद जैसे ये प्लेन अपने 24,000 फीट के क्रूजिंग अल्टीट्यूड पर पहुंचता है, जहां इसे सिर्फ चंद ही मिनट रहना था, जिसके बाद इसे आहिस्ता आहिस्ता लैंडिंग के लिए डिसेंड करना था। इस पर्टिकुलर टाइम तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। प्लेन में मौजूद सारे पैसेंजर्स अपने प्यारों को मिलने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 6:24 पर यानी टेक ऑफ के सिर्फ 12 मिनट बाद जब ये प्लेन 24,000 फीट की हाइट पर फ्लाई कर रहा था कि तभी अचानक प्लेन के पीछे की साइड पर टेल एंड की तरफ एक जोरदार ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट इतना जोरदार था जिससे प्लेन के पीछे का काफी बड़ा हिस्सा टूटकर प्लेन से अलग हो गया। फौरन से कैबिन के अंदर ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर जाते हैं। कॉकपिट में तीनों पायलट्स इस धमाके की आवाज को सुनते हैं और प्लेन इनके कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। कैप्टन ताकाहामा ने फौरन ट्रांसपोंडर पर 7,700 का डिस्ट्रेस सिग्नल ट्रांसमिट किया। ये एक यूनिवर्सल सिग्नल है जो आसपास के सभी एयरपोर्ट्स और प्लेन्स को ये इंडिकेट करता है कि इस प्लेन के अंदर बहुत बड़ी इमरजेंसी आ चुकी है। ये देखकर फौरी तौर पर टोक्यो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर प्लेन से कांटेक्ट करता है और प्लेन को 090 डिग्री की हेडिंग पर वापस एयरपोर्ट आने की परमिशन देता है। तभी फ्लाइट इंजीनियर फकुदा ने एक और बड़ी प्रॉब्लम को नोटिस किया। असल में प्लेन का हाइड्रोलिक प्रेशर सिस्टम डिस्कनेक्ट हो चुका था। बोइंग 747 में 4 इंडिपेंडेंट हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं जो टेल एंड से कनेक्ट होते हैं। जब रडर कंट्रोल यूनिट्स और एपीयू टूटकर प्लेन से अलग हो गए तो चारों हाइड्रोलिक सिस्टम डिस्कनेक्ट हो गए। पूरे प्लेन में इस वक्त एक मौत के खौफ की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी। लेकिन आखिर क्या वजह रही कि प्लेन का पिछला हिस्सा एकदम से टूटकर अलग हो गया? क्या किसी पायलट की गलती थी या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया? और क्या ये प्लेन सक्सेसफुल एयरपोर्ट पर लैंड कर भी पाया या नहीं? आइए जानते हैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को आज की इस वीडियो में। इस इंसिडेंट से 7 साल पहले 2 जून 1978 को यही प्लेन जापान के इतामी एयरपोर्ट पर लैंड करते वक्त इसका पिछला हिस्सा रनवे से टकराकर बुरी तरह से डैमेज हो गया था, जिससे प्लेन के बल्क हेड को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि प्लेन को बाद में बोइंग टेक्नीशियंस ने रिपेयर कर दिया था, जिसके बाद प्लेन नॉर्मली फ्लाई करने लगा। लेकिन रिपेयर में कुछ कमी की वजह से टाइम टू टाइम इसके बल्क हेड में क्रैक्स पड़ने लगे। आहिस्ता आहिस्ता ये क्रैक्स बढ़ते गए जो किसी की भी नजरों में नहीं आए। इस एक्सीडेंट के 7 सालों के बाद 12 अगस्त 1985 को जब प्लेन 24,000 फीट की हाइट पर फ्लाई कर रहा था तो किसी को भी नहीं पता था कि ये क्रैक्स अब इतने बड़े हो चुके हैं जो किसी भी सेकंड प्लेन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब नॉर्मली जैसे जैसे प्लेन का अल्टीट्यूड बढ़ता है बाहर की हवा पतली होती जाती है, जिसकी वजह से अंदर नॉर्मल तरीके से सांस ले पाना मुश्किल होता है। इसलिए पायलट्स इंजन्स का यूज करते हुए कैबिन के अंदर हवा के प्रेशर को मेंटेन रखते हैं ताकि पैसेंजर्स आसानी से सांस ले सकें। जब इंजन्स की मदद से हवा के दबाव को बढ़ाया जाता है तो अंदर वाली हवा प्लेन के स्ट्रक्चर पर अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर डालती है। अब नॉर्मली तो प्लेन्स इस दबाव को आसानी से बर्दाश्त करते हैं, लेकिन फ्लाइट 123 के केस में इसके टेल एंड पर क्रैक्स की वजह से जो अब काफी बड़े हो चुके थे, प्लेन का पिछला हिस्सा इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाया और एकदम से जोरदार धमाके से टूट गया। अब नॉर्मली प्लेन को रडर, स्टेबलाइजर और एलिवेटर की मदद से ऊपर नीचे इधर उधर मूव करवाया जाता है, लेकिन फ्लाइट 123 की ये तीनों चीजें टूटकर प्लेन से अलग हो चुकी थी। प्लेन कभी जोर से नीचे आता तो कभी एकदम से ऊपर की तरफ क्लाइंब करने लगता। आप इसे ऐसे ही समझ सकते हैं कि जैसे समुद्र में तूफान के दौरान शिप एकदम से ऊपर आती है और फिर एकदम से नीचे जाती है। एविएशन लैंग्वेज में इसे डच रोल कहा जाता है। ये इस तरह की सिचुएशन बन चुकी थी कि पायलट्स चाहकर भी प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक चीज अब भी पायलट्स के कंट्रोल में थी, इंजन्स, जिसका इस्तेमाल करते हुए पायलट्स प्लेन को स्टेबलाइज कर सकते थे। ऐसा करना थियोरेटिकली पॉसिबल तो था, लेकिन ये काफी मुश्किल काम था।
पायलट्स ने किया क्या कि जब भी प्लेन तेजी से ऊपर जाने लगता तो वो इंजन थ्रस्ट को कम कर देते और प्लेन की नोज डाउन होने लगती, और जब ये तेजी से नीचे की तरफ जाने लगता तो पायलट्स इंजन थ्रस्ट को फुल कर देते। लेकिन इससे भी पहले तीनों पायलट्स ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की थी। वो ये कि इन तीनों में से किसी ने भी इमरजेंसी की इस अफरा तफरी में ऑक्सीजन मास्क नहीं पहने थे, और ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से हाइपोक्सिया का शिकार होते जा रहे थे। हाइपोक्सिया की वजह से हमारे ब्रेन को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से सोचने समझने और डिसीजन लेने की पावर कम हो जाती है। इसी दौरान पायलट से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्लेन में ब्लास्ट किस साइड पर हुआ है। तभी फ्लाइट इंजीनियर फकूदा फ्लाइट अटेंडेंट को इंटरफोन पर बात करके पूछता है कि कहाँ ब्लास्ट हुआ है। फ्लाइट अटेंडेंट बताती है कि सबसे पीछे बैगेज कंपार्टमेंट के पास, और साथ ही वो बताती है कि सभी पैसेंजर्स ऑक्सीजन मास्क के सहारे ही सांस ले रहे हैं। ये सुनकर फ्लाइट इंजीनियर फकूदा कैप्टन ताकाहामा को बताता है कि हमें प्लेन को कुछ हजार फीट नीचे ले जाना होगा, क्योंकि पैसेंजर्स ऑक्सीजन मास्क से ही सांस ले रहे हैं। अब किसी भी प्लेन के ऑक्सीजन मास्क में सिर्फ 10 से 15 मिनट की ही ऑक्सीजन मौजूद होती है। कैप्टन प्लेन को डिसेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी भी 20 से 22,000 फीट की हाइट पर अप एंड डाउन हो रहे थे। तभी फ्लाइट इंजीनियर कैप्टन को कहता है कि हमें किसी भी तरह प्लेन के टायर्स को डाउन करना होगा, और टायर्स के ड्रैग फोर्स की वजह से प्लेन कुछ हद तक नीचे आ सकता है। अब प्लेन का हाइड्रोलिक सिस्टम तो पहले ही डिस्कनेक्ट हो चुका था, इसलिए टायर्स को नॉर्मली तरीके से डाउन करना इम्पॉसिबल था। तो कैप्टन इमरजेंसी लैंडिंग गियर नोब का इस्तेमाल करते हुए प्लेन के टायर्स को डाउन कर देता है। इससे प्लेन कुछ हजार फीट नीचे तो आ जाता है, लेकिन टायर के ड्रैग फोर्स की वजह से प्लेन को कंट्रोल करना अब और मुश्किल हो जाता है। 6:45 पर यानी ब्लास्ट के 17 मिनट बाद पायलट्स 20,000 से 13,500 फीट की हाइट पर प्लेन को ले आते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल होने लगता है और पायलट्स का हाइपोक्सिया भी खत्म होने लगता है। शाम के 6:50 के आसपास नीचे मौजूद एक फोटोग्राफर ने प्लेन की ये रियल पिक्चर कैप्चर की, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि प्लेन का वर्टिकल स्टेबलाइजर पूरी तरह से टूटा हुआ है। 6:54 पर प्लेन हनीडा से 83 किलोमीटर और कुमगाया से 46 किलोमीटर के फासले पर था, और पायलट्स को सामने माउंट ताकामा गहरा की पहाड़ियां साफ साफ नजर आ रही थी। ये देखकर पायलट फर्स्ट ऑफिसर युताका साकी को प्लेन को इन माउंटेन से थोड़ा सा और ऊपर फ्लाई करने के लिए कहता है। फर्स्ट ऑफिसर फुल थ्रोटल के साथ प्लेन के नोज को ऊपर करता है, लेकिन बेकाबू प्लेन इतने स्टीप एंगल से ऊपर जाता है कि वो स्टॉल कंडीशन में जाने लगता है। ये देखकर कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर को रिक्वेस्ट करता है कि वो फ्लैप्स को 10 यूनिट्स तक लो करे ताकि प्लेन लेवल हो सके। फ्लैप्स को लो करने के बाद प्लेन आहिस्ता आहिस्ता सीधा होने लगता है। ब्लास्ट के बाद ये पहली बार था कि प्लेन बिल्कुल सीधा उड़ रहा था, जिसे देखकर पायलट्स और कंट्रोल टावर को भी कुछ उम्मीद नजर आती है, लेकिन जो फ्लैप्स प्लेन को सीधा उड़ा रहे थे जल्द ही वो एक नई मुसीबत में बदल गए। फ्लैप्स लो करने के 1 मिनट और 2 सेकंड के बाद ये 10 यूनिट से 20 यूनिट तक लो हो गए, यानी फ्लैप्स मुसलसल लो होते जा रहे थे। अगले 1 मिनट के अंदर फ्लैप्स 25 यूनिट्स तक एक्सटेंड हो गए और प्लेन की नोज नीचे गिरना शुरू हो गई। लेफ्ट साइड का फ्लैप राइट साइड के फ्लैप से ज्यादा एक्सटेंड हो गया, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड का फ्लैप राइट फ्लैप से ज्यादा लिफ्ट जनरेट करने लगा और प्लेन राइट की तरफ स्पीड से झुकना शुरू हो गया। इस वक्त प्लेन की स्पीड अप्रोक्सीमेटली 700 किलोमीटर पर आवर थी और ये 7,000 फीट से तेजी से नीचे आ रहा था। तभी कैप्टन ताकाहामा फर्स्ट ऑफिसर से जोर से कहता है कि रेज द नोज, पुल अप पावर। कॉकपिट में पुल अप का अलार्म बजने लगता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। अराउंड 6:56 पर प्लेन का राइट विंग पहाड़ से टकराया, जिससे एक इंजन और आधा विंग प्लेन से अलग हो गया और प्लेन सीधा सामने दूसरी पहाड़ी से टकराकर पूरी तरह से तबाह हो गया। टोक्यो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर फ्लाइट 123 से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। कुछ देर बाद इस एरिया में उड़ रहा एक यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लेन से निकलने वाले धुएं को देखकर कंट्रोलर से कांटेक्ट करता है कि फ्लाइट 123 क्रैश हो चुकी है। ये एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि अथॉरिटीज को किसी के भी सरवाइव करने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसलिए खराब मौसम और अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को डिले करके अगले दिन शुरू किया गया। जब रेस्क्यू टीम्स क्रैश साइट पर पहुंची तो उन्हें किसी के भी बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन 524 पैसेंजर्स में से 4 अभी भी जिंदा थे। इन सर्वाइवर्स को फौरन रेस्क्यू करके हॉस्पिटल एडमिट किया गया। बाद में डॉक्टर्स ने बताया कि अगर ये रेस्क्यू ऑपरेशन क्रैश के फौरन बाद शुरू किया जाता तो चांसेस थे कि काफी लोग जिंदा बच सकते थे।